जय हिंद दोस्तों। 31 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मसाकी कासीबारा को। तो 2025 का एबेल पुरस्कार मसाकी कासीबारा को प्रदान किया गया है। यहाँ पर बात हुई है एबेल पुरस्कार की, तो चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल की 200वीं जयंती पर 1 जनवरी 2002 में नॉर्वे की सरकार के द्वारा की गई थी। यानी इस पुरस्कार की जो स्थापना है 2002 में हुई थी, नॉर्वे की सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह पुरस्कार नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल की याद में दिया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार को प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो वो है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। तो इस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अच्छा, जो व्यक्ति एबेल पुरस्कार का विजेता होता है उसे नॉर्वे के राजा के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों, एबेल पुरस्कार के अंतर्गत 7.5 मिलियन क्रोनर यानी लगभग $7,20,000 की राशि प्रदान की जाती है। पहला एबेल पुरस्कार 2003 में फ्रांस के गणितज्ञ जीन पियरे सेरे को दिया गया था। 2019 में अमेरिका की करेन ओहेलेन वेक को एबेल पुरस्कार दिया गया था और वो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। 2007 में एबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन थे? SR श्रीनिवास वर्धन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं 2025 के एबेल पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है? हमने क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि मसाकी कासीबारा को प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? जापान से है। मसाकी कासीबारा एबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के पहले गणितज्ञ बन गए हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। तो बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल वेस की खोज के लिए यह पुरस्कार। दोस्तों, जो एबेल पुरस्कार होता है वो नोबेल पुरस्कार की ही तरह होता है। तो बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर 27 नवंबर 1895 को नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। फिलहाल नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? 1901 में प्रदान किए गए थे। ठीक है, ये बात जरूर आप याद रखिएगा। और भारत के जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंडियन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। तो दोस्तों, अभी म्यांमार देश में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई है, कई हजार लोग घायल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने म्यांमार की मदद की है और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। तो इसके तहत 2 नौसैनिक जहाज भेजे गए हैं और उसमें राहत सामग्री भेजी गई है। इसके अलावा दोस्तों, फील्ड हॉस्पिटल को भी एयरलिफ्ट किया गया है वहाँ पर, यानी कि एक जो टेम्परेरी हॉस्पिटल है वहाँ पर भेजा गया है जिससे लोगों की मदद की जाए, उनको जरूरी राहत पहुँचाई जाए। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम NDRF बोलते हैं, उसकी टीम को भी तैनात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मदद की है भारत ने म्यांमार की, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। जैसे बात करते हैं ऑपरेशन सरधबा की, तो यह BSF के द्वारा शुरू किया गया था भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था BSF के द्वारा और ये खासकर राजस्थान में शुरू किया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें तो यह बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा बात करें अगर हम ऑपरेशन राइजिंग सन की, तो यह राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन बॉम्बे वकेट की बात करें तो भारतीय वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए शुरू किया गया है। और ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा था। ये सारे ऑपरेशन आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, तो भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास आयोजित किया जाता है, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत और रूस की नेवी शामिल होती है। तो 2025 में इसका आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। 2025 में इंद्र अभ्यास का 14वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, इस बात को आप नोट कर लें। और इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में यानी चेन्नई के तट पर किया जा रहा है। इसका आयोजन 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक 2 चरणों में किया जाएगा। दोस्तों, इंद्र अभ्यास का जो पहला संस्करण हुआ था ये 2003 में हुआ था और 2003 में ये अरब सागर में हुआ था और ये भारत में आयोजित किया गया था। इसका जो पिछला संस्करण था ये रूस में आयोजित किया गया था। तो यानी 2024 का जो संस्करण था, तो भारत और अन्य देशों के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास होता है, 2024 में ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। भारत इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति अभ्यास होता है, 2024 में ये इंडोनेशिया में हुआ था। भारत कजाकिस्तान के बीच में काजिंद अभ्यास होता है, 2024 में ये ओली उत्तराखंड में किया गया था। और भारत मालदीव के बीच में एक्यूबेरन अभ्यास होता है, 2025 में इसका आयोजन मालदीव में हुआ है। भारत मंगोलिया के बीच में नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास होता है, 2024 में इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया था। भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है, 2025 में इसका आयोजन सल झंडी नेपाल में हुआ है। भारत ओमान के बीच में अल नगाह अभ्यास होता है, 2024 में इसका आयोजन ओमान में किया गया था। भारत सेशल्स के बीच में लामेतिया अभ्यास होता है, 2024 में सेशल्स में हुआ था। भारत श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है, 2024 में इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ था। भारत थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है, 2024 में इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था। भारत ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर अभ्यास होता है, 2023 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। तो भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। तो उन्होंने मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का खिताब जीता है इजिप्ट के करीम एल टॉर्की ने। 17 वर्ष की हैं अनाहत सिंह। तो उन्होंने 2024 में 9 PSA खिताब जीते थे और इस साल अभी तक उन्होंने 2 PSA खिताब जीत लिए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने चेन्नई में आयोजित SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2025 में उन्होंने 2 PSA खिताब जीत लिए हैं। PSA का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और दोस्तों, यह स्क्वैश की पूरी दुनिया की गवर्निंग बॉडी है, यानी कि पूरी दुनिया में स्क्वैश को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन है? PSA। इसका मुख्यालय कहाँ है? लीड्स, इंग्लैंड में। और इसके जो पुरुष अध्यक्ष हैं वो हैं भारत के सौरभ घोषाल और महिला अध्यक्ष हैं इंग्लैंड की सारा जैन पेरी। ठीक है, यानी कि जो PSA है ये पुरुष और महिला दोनों स्क्वैश की गवर्निंग बॉडी मानी जाती है। तो पुरुष अध्यक्ष हैं भारत के सौरभ घोषाल और महिला अध्यक्ष हैं इंग्लैंड की सारा जैन पेरी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों, यह सम्मेलन 29 से 30 मार्च 2025 तक किया गया है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण कानूनों के कानूनी पहलू और इसके उचित इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कि जो पर्यावरण के कानून है
वो किस प्रकार से लागू किए जाएं, इसके लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों और पर्यावरण पर नीति निर्माता यानी भारत सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालय शामिल हुए थे और उन्होंने आपस में बातचीत की है पर्यावरण कानूनों को लेकर। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है ये आपके लिए, क्लासें भी शुरू हो गई हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसके अलावा कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको अपडेट कराई जाएगी। अगर आप राजा गुप्ता सर के कोर्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं अर्जुन 200। ठीक है, तो ये कूपन कोड यूज करके आप ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भागीरथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित एक भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकते हैं और अब उसकी जानकारी दे सकते हैं कि कौन सा जो जल स्रोत है वो संकटग्रस्त है, किसको बचाना जरूरी है। तो इसकी जानकारी लोग इस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं सरकार को। चलिए कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड, संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा, उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। सारथी 2.0 ऐप सेबी के द्वारा, प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा, बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार के द्वारा और सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री उस समय के अर्जुन मुंडा थे तो उनके द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। सी केयर्स पोर्टल शुरू किया गया था केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा और चौपाल ऐप संदीप बंसल जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा स्टीव वॉ को। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं स्टीव वॉ, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वह ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों को और मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। यहाँ पर आप स्टीव वॉ को भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टीव वॉ 1997 से लेकर 2004 तक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप महाद्वीप है, यानी द्वीप भी है महाद्वीप भी है, और राजधानी है इसकी कैनबरा। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, यानी CS शेट्टी जो हैं वो अब IBA के चेयरमैन बन चुके हैं और उन्होंने IBA के चेयरमैन के रूप में MB राव का स्थान लिया है। दोस्तों, जो CS शेट्टी हैं वो कौन है वर्तमान में? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, तो उन्हें अब भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। बात करते हैं भारतीय बैंक संघ की, तो यह भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठन है। यानी भारत के जो बैंक हैं उनका एक संगठन है भारतीय बैंक संघ, लेकिन ये सरकारी संगठन नहीं है, ये गैर सरकारी संगठन है, यानी कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को की गई थी। वर्तमान में इसके मेंबर कितने हैं? लगभग 249। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे राहुल भावे अभी हाल ही में IFCI के MD और CEO बने हैं। SK मजूमदार कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। राजीव गौबा अभी हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। और जस्टिस हरीश टंडन उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
अमिताभ कांत अभी हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर बने हैं और अनुज कुमार सिंह UPSC के संयुक्त सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है ATP मास्टर्स 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो वो ATP मास्टर्स 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और वो अभी किसके फाइनल में पहुंचे हैं? मियामी ओपन 2025 के फाइनल में पहुंचे हैं। मियामी ओपन की अगर हम बात करें तो यह अमेरिका में आयोजित होने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है और यह टूर्नामेंट ATP टूर पर ATP मास्टर्स 1000 इवेंट का एक पार्ट होता है। नोवाक जोकोविच की बात करें तो यह सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ये 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले एकमात्र पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच गोल्डन स्लैम जीतने वाले इतिहास के 5वें टेनिस खिलाड़ी हैं। उनके नाम 36 ग्रैंड स्लैम फाइनल में भाग लेने का रिकॉर्ड है और उन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और 3 बार फ्रेंच ओपन, 7 बार विंबलडन और 4 बार US ओपन जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक की फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा डिल्मा रूसेफ। तो डिल्मा रूसेफ जो हैं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की फिर से अध्यक्ष चुनी गई हैं। आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी हाल ही में अध्यक्ष बनी है। इस बात को भी आप नोट कर लें। तो ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ। तो उन्हें NDB बोर्ड के द्वारा 2030 तक के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। उनका कार्यकाल जुलाई 2025 में समाप्त हो रहा था। अब उन्हें 5 साल के लिए फिर से चुन लिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी ब्रिक्स देशों के द्वारा और इसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें ब्राज़ील है, रसिया है और इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो इन देशों के द्वारा 2015 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी। इसका काम है उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ऋण प्रदान करना इसका कार्य है। इसके वर्तमान में सदस्य कौन कौन हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट और इंडोनेशिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चाइना में। अभी हाल ही में दोस्तों इंडोनेशिया जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। तो ये अभी 2025 में ही शामिल हुआ है, इसलिए इसको आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा। इसके अलावा 1000 टॉपिक वाइज PDF मिल जाएंगी और 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की बुक को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको अलग से प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों, 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs के करंट अफेयर्स की बुक आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? अमेरिका। म्यांमार में आए भूकंप के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? थाईलैंड। L&T फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जसप्रीत बुमराह को। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किए गए त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का क्या नाम रखा गया था? प्रचंड प्रहार। और सैपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 1 गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? इंडिया। 34 बार सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? साधु भद्रेश दास को। खेलो इंडिया पैरागैम 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? यूनिसेफ युवा। हाल ही में सहकार टैक्सी सेवा किसने शुरू की है? केंद्र सरकार। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। RBI ने 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक किस राज्य में आयोजित की है? सिक्किम। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लें। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाले विदेशी यात्री। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का राय द्वारा की गई थी और यह एक मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य था। यह साम्राज्य महाराष्ट्र की सीमा से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक
फैला हुआ था और इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। दोस्तों, इस साम्राज्य का दौरा करने वाला व्यक्ति था मार्को पोलो, जो कि वेनिसी व्यापारी था। फिर इसके बाद निकोलो कॉन्टी था, ये इतालवी खोजकर्ता था। अब्दुल रज्जाक था, जो कि फारसी राजदूत था। और डोमिंगो पेस था, जो कि पुर्तगाली यात्री था। और फर्नाओ नून्स था, जो कि पुर्तगाली इतिहासकार था। और विलियम मैथवॉल्ड था, जो कि अंग्रेजी व्यापारी था। तो इन सभी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं भारत के, तो वो बने हैं अजय सेठ। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अजय सेठ बताया हुआ है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको जीके जीएस की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। इसके अलावा साइंस को भी कवर किया गया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर ये सभी कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है, एसएससी का है, जीके का जो जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, मैथ रीजनिंग, ये सभी बैच आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी को आप प्राप्त कर लें। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो इसमें आप दोस्तों पिछले साल यानी 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो अभी छूट भी चल रही है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।